बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफकत और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 5 की रेड। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वॉइस भी पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड सबसे पहले तो नॉवल नेम सुनोना संगे मरमर अस कलम हिना असद। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। जानती हूँ बस अब तुम रो नहीं, तुम्हारा हाथ है ना वो कुछ गलत नहीं होने देगा तुम्हारे साथ। अमीना ने आगे बढ़कर इसको होश से लगा लिया। इससे सब रिश्तों से ज़्यादा अपनी दूसरी दोस्ती अजीज थी। तभी वो आज हादिया के साथ खड़ी थी। उस कमरे के सामने से गुजरते यारम बलोच के कदम अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर ठड़े कर रुक गए थे और फिर वो वहीं जम गया। इसके पीछे आते आतिफ बलोच ने इससे वहाँ रुकने की वजह पूछनी चाहे तो यारम ने इशारे से चुप रहने का कहा। हादिया तुम घबराओ मत, मैं अपने बाबा साई से बात कर लिया, वो 1-2 दिन में तुम्हारे बाबा साई से बात करेंगे। हाल बलोच ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। पिछली बार उन्होंने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। आज पहली बार हादिया ने हिम्मत करके उसे कॉल मिलाई थी और अपने और शमशेर के रिश्ते के बारे में बताया था। जिसे सुनकर हाल बलोच को झटका तो बहुत बड़ा लगा, मगर वो हादिया को तसल्ली देने के लिए आराम से बोला, हादिया रो मत प्लीज़। कब से इसकी सिस्कियाँ सुनते हुए हाथ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसको चुप करवाना चाह। यारम बलोच ने परेशानी से अपने पीछे खड़े आतिश बलोच की तरफ देखा। मेरे कमरे में आओ आतिश, और संजीदगी से कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी जल्दी से इसके पीछे ही इसके कमरे आ गया। मैं हाथ के साथ हूँ, मेरे लिए मेरे भाई की खुशियों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और ये बात बाबा साईं को भी माननी पड़ेगी। यारम बलोच ने कमरे में टहलते हुए से कहा। मैं भी भाई साहब के मुंह से ही सुनकर अब यही चाहता हूँ कि ये रिश्ता हो और मैं मेरे भाई की खुशियाँ में किसी को रुकावट बनने नहीं दूंगा। वो भी गुस्से से बोला। तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे भाई साहब ही जिंदा है ना। वो इसके गुस्से को देखकर प्यार से बोला था। जी आपके होते हुए तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। वो भी मुस्कुराए, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी के साव आ जाते थे। क्या हुआ भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, इसने बात को टालना चाहिए, बताएं तो सही ना कुछ। यार दिलावर बलोच का मुस्तकबिल में हमारे पापा के साथ पेश आने वाला रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसने परेशानी से कहा। वो कैसे लाला? वो मुझे लगता है वो कभी इस रिश्ते को नहीं मानेगा। इतने सालों की दुश्मनी नहीं भुला सकता वो इतनी जल्दी। तो फिर हाथ भाई साहब के लिए क्या करना चाहिए? इसने आंखें फैलाकर पूछा। हाथ की बातों में सुना खाना के बाबा साईं खुद इससे और दिलावर बलोच से मिलकर बात करना चाहते हैं। तो इसका मतलब बाबा साईं ने हाथ की बात मान लिया, तभी तो वो रिश्ता मांग रहे हैं। वैसे यार लगता है ये कोई तीसरा बंदा लगता है जो हमें लड़वाना चाहता है। जैसे सालों पहले इसने दिलावर बलोच और मेरे बाबा साईं के दरमियान ये दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर दी जो आज तक घिरने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं भाई साहब, दिलावर बलोच खुद ही अच्छा इंसान है। और दूसरों इसका वो चमचा शमशेर खान वालों से सुना है बहुत ही वाहियात इंसान है वो। हाँ मैंने भी सुना तो है। वो पुरसोच अंदाज में बोलता आतिश बलोच की तरफ देखने लगा। मुझे भी इसकी बात का समझ नहीं आ रही कि मामला कैसे सुलझेगा। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, इसने भी यारम की हाँ में हाँ मिलाई। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे पता लगाना पड़ेगा। दिलावर बलोच का वो किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला। जी मैं भी अपने जरिए से पता लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहाँ 7 बजने वाले थे। कहाँ जा रहे हैं आप? वो एकदम उदास होकर इसको जाते हुए देखकर। शहर जा रहा हूँ यार, बहुत काम रुके हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते से डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर हाज के बहाने बनाए जा रहा हूँ। अब तो वो मुझसे नाराज़ होने लगे हैं। और तो फिर कब आएंगे वापस? इसने फिक्रमंदी से पूछा। रात तक, अगर जल्दी फ्री हो गया तो आऊँगा, नहीं तो फिर जब टाइम लगा। भाई से एक बात कहूँ, आप यहीं रहे, यहाँ से ही रोज़ चला जाया करें शहर। यहाँ से शहर को इतना दूर भी नहीं है। आप इस सरदारी के साथ अपना पैसा तर्क मत करें। और भाभी वैसा भी आपके जाने से उदास नहीं होंगी। इसके जाने का सुनकर वो उदास हुआ था, इसलिए इसने मशवरा देते हुए आखिर में शरारत से आंख दबा कर कहा। चाहत के जिक्र पर यारम बलोच की नज़रों के सामने इसका मासूम चेहरा घूम गया जिसको वो सुबह नाश्ता करवा के बाहर आए थे। बाहर आने के बाद गांव के लोगों के मसलों में ऐसा उलझा कि दोबारा इसके बारे में सोच ही ना सका। लेकिन अब वो पूरी आबोताब के साथ इसके जहनों दिल और दिमाग पर सवार हो चुके थे। भाभी साहब की सोचों भी गुम हो गए हैं। अब तो वो बनफ्से नफीस आपके कमरे में मौजूद है, जाए और हाथ बढ़ा कर छू ले। और इसके खोए हुए लहजे को महसूस करके इसके पास आकर शरारत से बोला था, मगर यारम ने तो कुछ सुनना ही नहीं था। अगर सुन लिया होता तो अभी तक इसे 7 किस्म की गोली से तो ज़रूर ही नवाज चुका होता। वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे दाल में कुछ काला है, लेकिन अब आपकी हालत देखकर लग रहा है कि जैसे सारी ही दाल काली हो गई है। और इसके बाद फर चौंका, लेकिन फिर इसके शरारत समझ आने पर एक जोरदार मुक्का इसके कंधे पर जड़ के मसनूई गुस्से से बोला, बकवास नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कहाँ खो जाते हैं आप? वो शरारत से आंख दबा के बोला। मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से, तंग नहीं करो। एकदम ही दोनों का मूड खुशगवार हो गया था। हाँ वैसे खुद ही पता लगा लूंगा दाल काली है या नहीं। वो मुस्कुरा के कहता। भाई जाने के लिए मुड़ा। तुम्हारी दाल भी काली हो चुकी है, मुझे भी साफ साफ दिखाई दे गया है। हैं वो कैसे? वो खड़बड़ाते हुए करंट खाकर इसकी तरफ मुड़ा, फिर हैरत ज़्यादा निगाहों से इसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे चेहरे पे लिखा था, मैंने पढ़ लिया, चलो आप भागो यहाँ से। वो हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हुए पलट गया, जबकि आतिफ बलोच मुंह बनाकर कमरे से बाहर निकल गया।
आप अभी तक सोई नहीं है? यारम रात के इसी शहर से वापस आए तो फ्रेश होने की घर से सीधा अपने कमरे में चला आया था और सामने सोफे पर चाहत पाँव लटकाए बैठे देखकर पूछा था। नींद नहीं आ रही थी। चाहत ने बिना इसकी तरफ देखे साथ झुकाए जवाब दिया। तो यकीनन आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। अपने बहुत करीब से यारम लुच की गंभीर आवाज सुन के चाहत ने एक पल के लिए अपने नीले नैनों की तिरछी निगाहों से इसे देखा। जी मुझे भूख लगी थी इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। इसने हाइफ नज़रों से डर गया हकलाते लहजे में गोया होने लगी। वो गहरा सांस लेते हुए अपने शानों पर मौजूद शाल उतारकर सोफे पर फेंकते हुए दरवाजा खोल कर बाहर निकला और किचन की तरफ बैठ गया जहाँ से अभी भी खटर फटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शाजिया जाने से पहले कुछ किचन की समेत सुने। यारम किचन के दरवाजे पर खड़े खड़े किचन में काम करती हुई शाजिया को आवाज़ दे दी। शाजिया सरदार यारम के आवाज़ उनका फौरन पलट कर देखने। जी सरदार कुछ चाहिए आपको? शाजिया ने मुद्दत अंदाज में पूछा। सुबह नाश्ते के बाद मैंने सूप बनाने के लिए कहा था ना, बनाया था आपने? यारम ने इसे याद दिलाया। जी सरदार बन गया था, तो फिर आपने चाहत को दिया क्यों नहीं? वो स्पार्ट अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। माफ़ कीजिएगा सरदार, मुझे पता नहीं था ये सूप किसके लिए बनवाया गया। आपकी बार वो माजरत खाना अंदाज में बोली। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी थी। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि ये सूप आपने किसको देना है। एक बाउल में सूप निकाल दें, जूस और पानी का गिलास भी ट्रे में रखते। शाहजहां ने इसकी हदायत के मुताबिक ट्रे सजाया। इसके आगे किया। मैं ले आऊँ सरदार? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊँगा। यारम बलोच ने शाहजहां के हाथों से ट्रे लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शातिया ने हैरत अंगेज निगाहों से अपने सरदार को जाते हुए, ये लो सूप पियो। यारम बलोच दरवाजा खोलकर अंदर आया। ट्रे चाहत के सामने रखकर हुक्मी अंदाज बोला। चाहत तो अभी तक शौक के आलम में सूप को ही देखे जा रही। मैं नहीं पीती सूप, ये भी कोई पीने की चीज़ है? इसने दिल में कहा, लेकिन इसके मुंह सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ, शुरू करें? यारम बलोच ने नम लहजे में गोया होते हुए बुतमनी चाहत को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मैं पीऊँगी। चाहत ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से देखते हुए पूछा। क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है? आप तो शेयर कर सकती हैं मुझसे। मैं आपको पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि आप बिला झिझक हर दिल में आई बात और दिमाग में आया ख्याल मुझसे शेयर कर सकती हैं। वो मुलायमे से बोला। चाहत की आंखें नम हुई इसके बात पर। ऐसे ही तो प्यार से मेरे प्रो मुझसे बात करते थे और मेरे सारे नहरे उठाते थे। आदम को याद करके इसी जगह पर मुस्कुराहट फैली। जल्दी जल्दी शुरू करें, सूप ठंडा हो रहा है। ना, मुझे नहीं पीना ये सूप। वो न हुआ से नाक मुँह चढ़ाकर बोली। सूप का बाल उठा के साइड टेबल पर रख दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सूप बनवाया था। बाहर में रोटी खाने से वो हार्ट बिगड़ सकता है, इसलिए लाइट से सूप बेहतर रहेगा आपके लिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना। वो इसके पास से उठकर अपनी पोनीटेल झटकती हुई दूर जा खड़ी। तो सूप तो आपको पीना पड़ेगा, यूँ भूखा तो सोने नहीं दूंगा आपको। यारम भी बसी दुआ इसकी सेहत के ख्याल से। चलिए ठीक है, आपने अगर मुझे पकड़ लिया ना तो मैं सूप पीऊँगी, और अगर नहीं पकड़ सके तो मुझे डेढ़ मिल खिलानी होगी। इसने शर्त रखी। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसके चैलेंजिंग अंदाज में यारम ने आईब्रो उचका कहा। जी बिल्कुल, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। कहते ही चाहत ने बिस्तर की दूसरी तरफ दौड़ लगाई थी। यारम इसके पीछे भागा। चाहत पाँव बिस्तर पर आकर ऊपर चढ़ी। जब तक यारम इसकी तरफ आए वो बिस्तर की दूसरी तरफ उतर चुके थे। वो इसकी तरफ दौड़ दूसरी सिमत आया था। चाहत ने फिर इसे चकमा दिए। इसके बाजू के नीचे से निकलते दूसरी तरफ गई थी और कभी बिस्तर के ऊपर से चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाती, कभी जैसे इसकी पहुंच से दूर हो जाती। कमरे के चक्कर काट काट के दोनों के सांस फूल चुके थे। चाहल खिलखिलाते इस बार इसकी पकड़ से निकलने वाली थी कि यारम ने इसकी कलाई से खींच इसे ड्रेसर से लगाया था। चाहत की वो ड्रेसर की तरफ थी। यारम ड्रेसर के दाएं बाएं अपने बाजू रखकर इसके भागने की तमाम राहें महसूस कर चुके हैं। आप पकड़ी गई हैं, आप तो सूप पीना पड़ेगा। अपने पकड़े जाने पे वो हैरान रह गई थी। आदम इसे कभी भी नहीं पकड़ पाता था। वो समझी थी यारम से भी वो जीत जाएगी, मगर सद अफसोस ऐसा हकीकत में ना हुआ। चाहत की हैरानगी भरी कैफियत पर यारम के अंदर इस वक्त हंसी के फव्वारे फूट रहे थे, जबकि चाहत का गुलाबी माल चेहरा इस वक्त हार जाने की शर्मिंदगी की वजह मजीद सुर पड़ चुका था। पर मुझे वो बदनज़र सूप नहीं पसंद ना, वो चेहरे के जाविये बगाड़ को बोली थी। यारम के हंसी को ब्रेक्स लगी। इसने अपनी सरमई आंखों से इसे घूर कर देखा। अच्छा, एक ही शर्त पे। इसने मासूमियत से आंखें पटपटाई हुई। वो क्या? इसने आईब्रो उचकाकर स्पार्ट अंदाज में पूछा। यारम ने इसके चेहरे की सुर्खी को शर्मिंदगी के अलावा भी मजीद सूर देखा तो आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर हाथ रख इसका वो हाथ चेक किया। देखा, हो गया ना फिर से टेम्परेचर। कहा भी था आपको आराम करे, फजूल में उछल कूद कर रही थी, अब थकावट से बाहर हो गया। यारम के बर्दाश्त कुछ ही देर बाद जवाब देगी थी, इसलिए तेज लहजे में गोया। चाहत के चेहरे का रंग फीका पड़ा इसकी डांट से। यार, एक तो आप बात बात पे नाराज हो जाती हैं। आप ही की लापरवाही की वजह से हुआ है आपको बाहर, अब डांटो भी नहीं। अच्छा बताएं ना मुझे कैसा पीना चाह रही थी सूप, शर्त बताएं वो भी। इसने मुफाफल से कहा ताकि वो मजीद नाराज हो जाए। जैसे ब्रो खाना खिलाते थे ना वैसे। वो मुँह फुला कर बोली। यारों ने अपनी सुरमई आंखों को स्केट कर इसकी तरफ देखा। दिमाग के घोड़े दौड़ाई के आह वो चाहती क्या? यकलस इसके दिमाग में झुका हुआ। पहले दिन वो डाइनिंग टेबल पर इसकी थाई पे आगे बैठी थी और वो कह रही थी कि इसका भाई भी इसे बचपन से ऐसे ही खाना खिलाता था। यारों ने ठंडी और भरी और जाकर बेड पे बैठा। आइए इधर। यारम ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। चाहत ने अपना नाजुक सा हाथ इसके हाथ पे धरा और खुद इसकी थाई पे बैठ गई। चलें जल्दी पिए और फिर आपका इलाज भी करना है। यारम लो चेहरे पर बिना कोई तासुर जाहिर किए इसके चेहरे को देखते हुए सदसंजीदा लहजे में गोया।
ना मैंने कोई इलाज नहीं करवाना, अब आप डॉक्टर हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है ना, आप सारी डॉक्टरी मुझ पे सूंप पर निकालेंगे। आज बड़ी सामान चल गया है तो है किसकी सोबत में उठने बैठने लगी हैं। यारम ने हमेशा से चुप देखा था, मगर आज यूँ पटा बोलते देखा तो पूछे बिना ना रह सका। चाहत फौरन गुस्से में आते हुए इसकी थाई से उठी, मगर यारम ने अब की बार मजबूती से इसका बाजू थाम कर इसे वहाँ से भागने की कोशिश को फौरन निगाह बना दिया था। वो हमेशा से आदम कैसे ढेरों ढेर बातें करती थी, जब को वो रात को थक कर आ जाता तो चाहत इसे सारे दिन की रवाज सुनाती थी, इसे छोटी सी छोटी बात बताती थी। कभी तो आदम इसकी बातें सुनता हुआ सो जाता था और सुबह उठ के दोनों की इस बात पर प्यारी बड़ी झिड़प हो जाती थी। आज सस्सी से बातें करके इसे वही दिन फिर से याद आ गए थे, इसलिए वो यारन के सामने वैसे बोलने लगी थी। अभी आपको टीका भी लगाना है, मेडिसिन से बाहर को फर्क तो नहीं पड़ रहा। यारन ने गोया इसके सर पर धमाका किया था, इसे हमेशा ही टीके से डर लगता था। पहले भी जब कभी बीमार हो जाती वो आदम से कह के मेडिसिन मंगवा लेती थी, मगर टीके से कोसों दूर भागती थी। टीके का नाम सुनकर इसके हाथ पाँव बोले नहीं 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 टीका नहीं, आप रुके, मैं सूप पी लेती हूँ ना। चाहे टीके का मुँह सुनकर मुँह फैलाए पैर पड़ने के अंदाज में वापस इसकी थाई पर बैठती थी। सूप इस कदर फीका व जायका था कि इसके हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था। ओफ, इतना फीका सूप है, मैं कैसे पीऊंगी इसे। चाहत अपने डुबडुबाई आंखों से सूप के बाउल को ही देखे जा रही थी। गुड गर्ल की तरह खत्म करें इसे। यारन ने आपकी बात चेहरे पर थोड़ी सस्ती लायका हो चम्मच भर के इसके मुंह में डाल दिया। आदम भाई आप वापस आएंगे तो पूछूंगी आपसे अच्छी तरह। चार ने कहा बाना तो पर जहरीला भड़बड़ाने लगी, इसे जिंजलाहट से बड़बड़ाते थे कि यारम लोच के मूंछे तले नाबी लबों से मपन सिर्फ मुस्कुराहट उबेगा मदों में। यारन सूप के चम्मच भर के इसके मुंह में डालता रहा और वो ना चाहते हुए बेदिली से पीती रही। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो चाहत का बाजू पकड़कर इसे बिस्तर पे बिठाए खुद वहां से उठा और अपनी मेडिसिन के बॉक्स में से मेडिसिन निकाल कर लाया। ये बहुत कड़वी होती है, वो पूरा समूह बना के अगली बार मेडिसिन कंपनी को कहूँगा आपके लिए मीठी दवा ईजाद करे। वो हल्का सा मुस्कुराया। चाहत ने नाराज नजर से देखा, जो जूस के साथ ले, मेडिसिन फिर ज्यादा कड़वी नहीं लगेगी। यारम ने जूस का गिलास उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया तो चाहत ने इसे थाम कर टैबलेट मुंह में रखे और जूस का गिलास लबों से लगाते हुए सारा हाल निकाल दिया। यारम लोग ने मेडिकल बॉक्स में से सिरिंज और इंजेक्शन निकाला। चाहत ने हौसला आंखों से इसे देखा, इसके गले की गिल्टी उबर का मधुम हुई थी। वो इंजेक्शन तैयार कर चुका था। इसने थोड़ा सा प्रेस करके सुई की जानिब से थोड़ा सा इंजेक्शन बाहर निकला। इंजेक्शन देखकर चाहत की जान लबों पे आई थी। इसने थूक निकलते हुए उसे हरासा नजरों से देखा। ओ कम ऑन चाहत, इतनी बड़ी होकर इतने छोटे से इंजेक्शन से डरती हो। यारम लोग ने घुटनों के बाल इसके सामने दुजाना बैठ गया। चाहत की नजरों यारम पर कम और इंजेक्शन की नोकेली चमकती हुई सुई पर ज्यादा थी। प्लीज अंकल, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। इस बार फिर से अंकल कहने पर यारम की पेशानी पर शुक्र का जाल बिछा था। मेरा भार भी तक है, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपको नींद नहीं आई, आप सो जाए ना प्लीज़। इसने हकलाते हुए क्या चाहत इंजेक्शन लगाने में देरी कितनी रहती है। चलो शाबाश, जल्दी बाजू आगे करो। नहीं नहीं नहीं, इसने डरते हुए नफी में साथ हिलाया। रिलैक्स चाहत, इसने चाहत को पुरसकून करना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यारम बलोच ने इसकी नीली आंखों में अपनी सुरमई आंखें गाड़ी। आँच लेते लहजे में कहा तो चाहत इसके गहरी आंखों में देखते हुए जैसे इनको खुद में डूबता महसूस करने लगी थी। मेरी पहली पूरी बात ध्यान से सुनना, इसे समझने की कोशिश करना, फिर कोई फैसला करना। वो किसी फैसले पर पहुंचकर आज इससे सारी बात कर लेना चाहता था, इसे सच्चाई से रोशनास करवाना चाहता था। इनकी आंखों का रंग कितना प्यारा है और बाल, वो इसके पेशानी पर बिखरे से बालों को देख रही थी। इसकी नज़र यारम बलोच की सतवान आंख पर ठहर सी गई थी, जो तीखी और मगरूर सी लगी, बिल्कुल इसी की तरह। वो इसके वजिया ने कुछ को निहार रही थी। चाहत, मुझे तुमसे कहना था, मेरा मतलब मुझे तुम्हें बताना था कि वो हिम्मत मुझे तबाह कर है, मगर न जाने क्यों आज जमान साथ नहीं दे रही थी। इसने चाहत की गोरी कलाई पर अपने हाथ से कहा, मगर चाहत को इसका लम्स महसूस नहीं है। वो इस कदर खो चुकी थी इसे करीब से देखने में। यारम का हाथ इसके कलाई से सरकता हुआ इसके शाल बाल से हटा चुका था। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो इसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला कि चाहत ने सवाली नजरों से देखा। इसका दिल एक बारगी से डर का कि जो सस्सी कह रही थी मेरे हस्बैंड भी मुझसे प्यार कर हाथ करने वाले, ये सोचकर इसके चेहरे पर शर्म की मुस्कुराहट पहन गई। सीने में धड़कने अतल पतल होने लगी। मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। कौन सा? वो हलक तरकते वो मुझको बोली। चाहत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नजर उतारने का दिल करता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं वो लोग। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तुम्हारी नकरेई घंटियों जैसी जलते रंग आवाज तुम्हें देखकर, तुम्हारी आंखों को देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर सदके जाने को दिल चाहता है। यारम की आंखें बोल रही थी मगर जुबान जंगलूद हो चुकी थी। तभी चाहत के मुंह से जोरदार चीख निकली, क्योंकि यारम बलोच अपना काम दिखा चुका था इसके बाजू में इंजेक्शन लगाकर। इसने मुस्कुराकर निचला लाभ दांतों तले दबाया। चाहत की आंखें नम हो गई थी। इसने चिपट कर यारम पर हमला कर दिया और इसके हाथ पर अपने दांतों से काट लिया था। ये क्या था जालिम लड़की। यारम बलोच ने अपने हाथ को देखा जहां इसके दांतों के निशान सख्त हो चुके थे। जालिम है नहीं यहाँ पे, और साथ ही साथ चीटर भी है। अंकल, वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोली थी। बदला लेकर इसे स्कूल में चीटर तो ठीक है, अगर वो, लेकिन अगर दोबारा अंकल कहा तो यकीन करो बहुत बुरा होगा। कहूंगी अंकल अंकल अंकल। वो मुस्कुरा कर भागने के लिए बतौर रही थी कि यारम ने इसके कमर में हाथ डाल के इसकी बुझ को अपने सीने से लगाया।
आप बोलो क्या कहोगी। मुझे लगा आप कुछ और कहना चाहते हैं इसके इतने करीब आने पर। चाहत का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। मसलन क्या कहना चाहता था मैं, वो इसके कान के करीब चेहरा के सरगोशी नुमा आवाज़ में बोले, नहीं 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 कुछ नहीं, वो इनकारी हुई, कहो जो दिल में महसूस हो रहा है। वो उसे उकसा रहा था। आप पहले बताएं। वो मोम की बातें पिघल रही थी। मैं तुमसे ये कहना चाहता कि यारों ने आपके पास संजीदगी से सच बताने का फैसला किया और इसका रूह अपनी तरफ किया। ठक 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 बाहर से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई तो वो दोनों ही चौंक कर दरवाजे को देखा। जी इतनी रात को आप यहाँ, कोई मसला है? यारम ने दरवाज़ा खोला तो सामने शादिया थी। इसने सवालिया लहजे पूछा। जी वो बड़े सरदार को चाय देने गई थी तो उन्होंने आपका पूछा। मैंने बता दिया कि आप शहर से वापस आ गए तो वो आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। इसने तफसील से बात बताई। ठीक है आप जाएं। इसने कहते ही दरवाज़ा बंद किया। चाहत वहीं खड़ी से देख रही थी। आप भी मेरे साथ चले, बाबा सही मासा से मिलने नहीं, आप जाए। इसने जरिश बलोच के रवैये का सोचकर इनकार किया। सारा दिन कमरे में रहकर भो नहीं हो जाती, आप कमरे से बाहर निकला करें, घुमा फिरा करें, इससे सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन वो कहना भी चाहती थी मगर चुप रही। वो इसकी कैफियत को बखूबी समझता था। वो इसकी वालदा की वजह से परेशान थी। मेरी माँ सा दिल की बहुत अच्छी है, आप एक बार आगे बढ़ कर इनसे बात करें, दोस्ती की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी सास भी साबित होगी। मगर वो कशमकश में मुब्तला उंगलियां चढ़ाने लगी। आपको बस इनसे सॉरी कहना। मगर क्यों? वो इस नासमझी से पूछा। इन्हें लगता है कि आपने इनसे इनका बेटा छीन लिया, लेकिन मैंने तो नहीं छीना आपको किसी से। मुझे पता है आप बेकसूर हैं। हम माँ बेटे की लड़ाई में पिस रही हैं। एक घर में रहते हुए यूँ अलग रहना मयूब लगता है कि एक छोटी सी कोशिश है, आप करके देख ले। अगर वो ना मानी तो दोबारा आपसे कभी ऐसा करने को नहीं कहूँगा। कह देगी ना? जी। इसने स्वाद में सारे लाए। वो यारम के साथ कदम से कदम मिला कर इनके कमरे की तरफ बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम। यारम बलोच ने कमरे में दाखिल होकर दोनों को मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम, दोनों ने इसे जवाब दिया। चाहते में डरते डरते आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया। आओ बैठो बच्चों, मुझे यारम तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए तुम्हें बुलाया था। जी बाबा जान कहिए। कमरे में बेड से ज़रा सा दूरी पर दो सोफे रखे थे। इन्हीं में से एक पर सरदार फलक बलोच पर जवान थे। यारम बलोच इनके साथ वाले सोफे पर जाकर बैठ गया, जबकि चाहत वहीं खड़ी यारम को देख रही थी। यारम ने इसे आंखों से इशारे को किया बैठ पर जरिश बलोच के साथ बैठने का। इसने झट नफी में सारी लाया। इस बार यारम ने ज़रा घूरते हुए इसे बैठने का इशारा किया। वो बादल नहवासा कदम उठाते बिस्तर के कोने पर टिक गई थी। इसका जिस्म होले होले कपकपा था जरिश बलोच के इतने करीब बैठने पे। जरिश बलोच ने करीब बैठी चाहत का सरता पैर जायजा लेने में मसरूफ थी। यार मैं चाहता हूँ कि कल तुम्हारा वलीमा रख लूँ। सारे गांव में तुम्हारे निकाह की खबर फैल चुकी है तो वलीमा करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम बताओ क्या कहते हो इस बारे में? मुझे कोई एतराज़ नहीं बाबा साईं, आपका हुक्म सर आंखों पर। दिल खुश कर दिया तुमने तो। अब अपने बाप की एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। वो मुस्कुरा के बोला। बाबा साईं आखिरी मत कहें, बस आप हुक्म करें। कौन सी ख्वाहिश? जल्दी से मुझे मेरे नन्हे मुन्ने वारसों का मुंह दिखा दो। वो यारम की तरफ देख इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोले थे कि वो इन बात इन दोनों के साथ कोई नहीं सुन सका। लेकिन बाबा साईं ने हैरत ज़दा नज़रों से इसे देखा, देखकर कुछ कहना चाहा। क्या मेरी ख्वाहिश नाजायज़ है? उन्होंने आईब्रोज का सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं बाबा सही, मगर सोरी बला है हिम्मत के चाहत ने जरीफ फिरोज से कह ही दिया। वो किस थी? जरीफ फिरोज तीखे चुतने से घूरते हुए बोली। वो इन्होंने कहा था आपसे कहने के लिए। इसने यारम की तरफ उंगली का इशारा किया। जरीफ फिरोज से कहा। यारम बलोच अपना भांडा फूटने पर असहज शर्मिंदा हुआ। फलक बलोच के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट रह गई थी। लो ये पट्टियाँ पढ़ा कर लाया तुम्हें। मैं तो समझी थी कि मेरे तो बेटे को मेरे खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाती होगी जो ये अपनी मुँह को भूल गया। उन्होंने शिकवा के निगाहों से यारम को देखते हुए रूठे लहजे पे कहा। नहीं मासा ऐसी बात नहीं है, बस गांव शहर दोनों के कामों से फरागत हुई ऐसा नहीं है तो माफ़ी इससे क्यों मंगवा रहा है? माफ़ी तो तुझे मांगनी चाहिए। जी मैं वही मांगने वाला था, मुझे माफ़ कर दे मासा, मैंने आपसे पूछे बिना इतना बड़ा कदम उठाया। वो बोलते हुए अपनी जगह से उठा और जरीश फिरोज के पास आया। हमारी बेटी हमारे पास आकर बैठे और बताए कि इसे कल वलीमे के लिए कैसे कपड़े चाहिए। फलक बलोच ने चाहत को प्यार भरे अंदाज में मुखातिब किया। अपने पास बुलाया। वो उठकर यारम बलोच की हाली जगह पर बैठ गई थी। पास सुनकर जरीफ बलोच ने चाहत को पुकारा। वो भी इनकी आवाज़ सुनकर चुपचाप इनकी तरफ देख रही थी। आंटी, इसने आहिस्ता से पूछा। यह वलायती रिश्ता आंटी क्या होता है? ये जैसे यारम मुझे मासा कहता है वैसे ही कहो, मगर मुझसे नहीं बोला नहीं जाता ना मासा, अजीब सा लगता है। मैं आपको मम्मी कहूँ? इसने डरते हुए कहा। लो जी बखूबी बुलाई तो रिश्ते का नाम भी। वो मुस्कुरा कर हल्के फुल्के अंदाज में बोली। चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। इनका दिल पिसज गया था इसके बारे में सुनकर। वैसे एक बात है यार, मेरी बहू चांद का टुकड़ा लगती है। वो इसके मासूम चेहरे की तरफ देखकर बोली थी। इसलिए तो चांद को आसमान से चुरा के अपने साथ ले आया। उसके मुंह से बेहतियार निकला। चाह ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। यारों ने नजरें चुराई। वो पहलू बदल कर रह गई थी। आप मुझे माफ़ कर दे मासा, मेरी हाथ नदानी के लिए आपके दिल से मैं आपके दिल से कदर करता हूँ। इसने धीरे से कहा। मासा चाहत के पेरेंट्स की इसके बचपन में ही डेथ हो गई थी और मेरे हाथों भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे इससे निकाह करना पड़ा। क्यों किया हो? क्या हुआ? मासा फिर कभी तफसील से बताऊँगा। चाहत के माँ बाप की वफ़ात का सुनकर जरीश फिरोज के चेहरे पर एक साया आकर गुजर गया था। इन्हें भी पता था कि तब क्या हुआ था जब वो यारम के साथ इस घर में आई थी। बस इनको वक्ती गुस्सा था। वो खरोट की तरह बाहर से सख्त और अंदर से नम थी।
यहाँ मेरे पास उन्होंने चाहत को प्यार से आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। चाहत छोटे छोटे कदम उठाते हुए यार आके यारम बलोच के साथ इनके करीब बैठती थी। प्यार करती है मेरे बेटे से? ताज्जुब हुआ था यारम की आधी अधूरी बात पर, लेकिन इसकी बात की भी खुशी हुई थी कि इसको बहुत प्यारी बहू मिली थी। जी प्यार? इसकी आंखें हैरत की जाती से खुली की खुली रह गई थी इसके सवाल पर। मैं आदम रोज से प्यार करती थी, लेकिन अब इसने अपनी आंखों में उतरती नरमी को पलक झपककर अंदर तक अलावा बात अधूरी छोड़ दी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इनके बात का क्या जवाब दे। तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गुज़िश्ता रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमको समझने में बहुत गलती करती थी। ज़रीफ़ फ़िरोज़ ने इससे अपना गुज़िश्ता रवैये की मज़रत की। इन्हें बहुत कुछ समझ आ चुका था। मुझे आपके रवैये से कोई शिकवा नहीं, तब हालात ही ऐसे थे। इसने अपने तक समझदारी का मुज़ाहरा किया। ज़रीफ़ फ़िरोज़ ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। मुझे इस हवेली का वारिस कब देगी? उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से देखते सवाल। कितने साल बच्चे के थे, इस हवेली में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। तो इस हवेली को फिर से बात देखना चाहती। वारिस वो क्या होता है? चाहत महमसे में फंसे वाला आखिर पूछ ही डाला था। लो जी, इधर तो बात ही शुरू होने से पहले ही खत्म होगी। यारम ये किस सदी से बहू ले आया हमारे लिए, कहीं पिछली सदी से तो नहीं? उन्होंने हैरानगी से इससे पूछा। यारम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। मैं समझा दूंगा, फिक्र मत करे। ओ चंद मखना कह तो रहा है, समझा देगा। वो मुस्कुराते हुए बोले। तो यारम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। अपने बाबा साईं का अपनी माँ से के लिए तर्ज हाथ में इस्तेमाल करने पर आप भी बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने फलक बलोच को गोरी से नवाजा। अच्छा ठीक है बच्चा, तुम लोग जाकर आराम करो, काफ़ी रात हो गई। सरेश तुम कल शहर से बहू के लिए अच्छे से कपड़े लेना। जी वे, तो उन्होंने जवाबन कहा। यारम और चाहत दोनों वहाँ से उठकर बाहर निकल कर अपने कमरे में चले गए थे। बहुत अच्छा किया तुमने बच्चे को माफ़ करके। उन्होंने प्यार भरी नज़रों से इसे दिखाते हुए तो सीपी अंदाज ने कहा। कैसे ना करती, मेरे बेटे की खुशी इसमें है। मेरा बेटा खुश तो मैं खुश। आए अब अपनी जगह पर, आज सो जाएं, सुबह बहुत काम है, जल्दी उठना होगा। वो सुबह कामों की फुर्सत का सोच कर बोली थी। हाथ का है? उन्होंने पूछा। वो तो अपने कमरे में सोने के लिए लेट किया था। आतिश अभी तक वापस नहीं आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। इसे मैंने हमारे गांव में एक बच्चे की शादी थी, वहाँ भेजा था। राशन और कुछ रकम देकर, ताकि शादी के सिलसिले में इनकी थोड़ी मदद हो जाए। उन्होंने सरदार फलक बलोच से उठकर अपनी जगह पर आए गए। उन्होंने बताया ठीक है आपने आ जाएगा, आतिश समझदार है वो, इसकी आप फिक्र मत करें। उन्होंने साइड टेबल पर मौजूद लैंप ऑफ करके कहा। अब ये तो कल का नया उगने वाला सूरज बताने वाला था कि कल क्या होना था। सस्सी जल्दी आना। जुबैदा ने तैयार होती हुई सस्सी को आवाज़ लगाई थी। आज अमीना की मेहंदी की रुखसती थी, रस्म थी। अभी तो मैं गई भी नहीं और आपको मेरी वापसी की जल्दी है। आज वो मेरे मरून रंग का घाघरा चोली पहने, सर पर दुपट्टे ओढ़े, आंखों में भर भर के काले डाले, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बज़ाहिर तो वो खुश थी क्योंकि आज इसकी सारी प्यारी सहेली की शादी होने जा रही थी, मगर दिल उदास इसके जाने से था। एक और रोग जो दिल को लगा बैठे थे अपने बाबा की शिद्दत से प्यार करके, वो अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खाया जा रहा था। वो शीशे में खुद को देखने लगी। बड़ी बड़ी भूरी गजाली आंखें, सितवा नाक, इसमें बारीक सितार, बारीक पंखड़ियों से नाजुक लाभों पर हल्की सी लिपस्टिक जो अमीना ने ही इसे मेले से खरीद कर दी थी। कमर से नीचे आते रेशमी घने स्याह खेसों जिसे इसने चोटी में गूंद का शाने पर डाल रखा था। दूध मिलाई जैसी रंगत, तो वो किसी शहजादी से कम तो न थी, मगर अमीरी गरीबी तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। असल अमीर होना तो दिल का अमीर होना था ना। पैसा हासिल करके तो कोई भी अमीर हो जाता है, मगर किसी को देने की सकत किसी किसी में ही होती है। दुनिया में कितना ही पैसा कमा लो, कबर में इंसान हाली हाथ ही जाता है। सच्चे दिल की अमीर थी। हाँ, इससे ऊंची जगह दिल लगाया था। ख्वाहिश तो हर इंसान करता है, इसने भी कि इसका पूरा होना इंसान के बस में नहीं है, इस खुदा के हाथ में है। और इस खुदा की क्या रजा थी ये तो वही बेहतर जानता। जो अपने बारे में सोते हुए खोने लगी थी। अधूरा पानी जिंदगी है। मैं धीरे धीरे अपने आप को खो रही और मेरे मुंह में बेचैनियां भरने लगी हैं। दिल जिन राहों पर चलने के लिए जिद करने लगा है, वो रास्ता आसान नहीं है, लेकिन दिल को तेरी हंसी का सिवा कुछ सुना ही नहीं दे रहा। मगर मैं सुन रही हूँ वो आवाज़ें जिनमें शायद कभी तेरी हंसी दब जाए। सुने मोहब्बत में खुद को खोना पड़ता है, लेकिन मैं खुद को खो देने से डर रही हूँ। मैंने खुद को खो दिया तो कभी तलाश नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम जैसों को खोकर वापस मिलना नामुमकिन है। हर इंसान का खुद को वापस लाने का तरीका दूसरों से अलग होता है, लेकिन अगर मैं डूब गई तो इस गहरे कुएं से खुद को निकाल कर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद मैं अपनी ज़ात का एक हिस्सा खो दूँ। तो ऐसे में सवाल ये है कि मैं इस खोए हुए हिस्से के बिना कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। आधे अधूरे ख्वाब बहुत तकलीफ देते हैं। पता है, ख्वाबों में जीने वाले एक दूसरे के हो जाए तो ज़िंदगी न चैन से जीने नहीं देती। आज आप बाहर सस्सी जी आई, वो दुपट्टा दुरुस्त के बरख रफ्तार से बाहर निकली। अमीना के घर इस मोहल्ले की सारी औरतें और लड़कियां मौजूद थी। ढोलक की थाप पर लाइक के गीत गाए जा रहे थे। सस्सी भी इनके साथ मिलकर अपनी मीठी आवाज़ में इनका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अलाई की दन पर सब लड़कियां धीरे धीरे लाइक की स्टेप्स लेते हुए रक्स करने लगी थी। सस्सी भी इनमें शामिल थी। आखिर इसकी दोस्त की पहनी थी तो अपना हिस्सा डाल रही थी। बाकी औरतें तालियां बजाकर दाद दे रही थी। अमीना बहुत खुश दिखाई दे रही थी सस्सी को अपनी मेहंदी पर यूँ रक्स करते देखकर। ये कुछ राशन और रकम बाबा ने भेजी आपकी बेटी की शादी के लिए। सरदार इसकी क्या ज़रूरत थी? अमीना के वाले ने सरदार आरती बिलो से कहा। ज़रूरत क्यों नहीं थी? बेटी की शादी में इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है ना, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपने इलाके के लोगों का ख्याल करें।
आतिफ लोग ने इनके शाने पर हाथ रख के कहा था, बहुत शुक्रिया आपका छोटे सरदार। वो ममनू लहजे में बोला, आप आए ना अंदर, कुछ चाय पानी लीजिए। इसने आतिफ लोग को अंदर आने की दावत दी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अंदर होतों की रस्म चाह रही है, मैं क्या करूँगा। वो जाने के लिए मुड़ा। हमारे गरीब हामने में कदम रखने से इसके मुंह से भला क्या निकला था। इसने अपनी ज़बान दांतों तरह दबाई थी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम सब इंसान बराबर हैं। जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया है तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ, अब तो मैं चाय पी कर ही जाऊँगा आपके घर से। वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला, आइए आइए सरदार। इसने अंदर आने का रास्ता दिया तो आतिफ बलोच अंदर दाखिल हुआ। सच्ची तो नक्श के दौरान घूम रही थी। घूमते हुए अचानक पीछे से आतिफ बलोच के सीने से लगी थी। इससे पहले वो टकराने की वजह से अपना तवाज़ुन खोकर गिर जाती। आतिफ बलोच ने इसके इशारों से थाम कर इसे गिरने से रोका। किसी तस्मी लम्हे ने सस्सी के पैरान अनदेखी जंजीर से जकड़ दिए थे। इस वक्त वो इसके इंतहाई करीब था। इसकी नज़र उठने से इनकारी कोई इसका बस तो अपने दिल की धड़कनों पर किसी तौर पर नचा रहा था, जो सीने में धड़क धड़क कर अब इसके कानों में सुनाई दे रही थी। वो खुशबुओं के देश का वासी अपने महसूस परफ्यूम की महक में बसा बसाया इसके बेहद करीब था। आज तो गोया ससी के दिल की मुराद भर आई थी। उससे समझकर शहजादे ने पहली बार इस प्यारी लड़के को गौर से देखा था, जिसकी घनी मसगार ने रुखसारों पर जकी बुरी तरह लर्ज गई थी। आज किसमें दिन एक कब का लम्हा बख्शा था, मगर ससी में तो हिम्मत ही ना पैदा हो सकी नजरें मिलाने की। आतिफ गौर इसकी सिम देख रहा था। आज वो सामने था, इसके मद्दे मुकाबल था, इसी पे निगाह जमाए हुए था, मगर ससी की जुबान सांगलूद हो चुकी थी। ये चंद लम्हों पहले की बात है जब वो इसकी ज़िंदगी में चुपके से चली आई थी। आने वाला एहसास दबे पाव आतिफ बलोच के पीछे आन खड़ा हुआ और इसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। इसने पूछा, कौन? इस एहसास ने शरारती अंदाज से कहा, मोहब्बत। इसने ये कहते हुए अपने कपकपाते हाथ इसके हाथों पर रख दिए और दोनों हंस दिए। वो खूबसूरत लम्हा चुपके से इसके दिल में उतर गया था। जो दिल में दाखिल होने के सभी रास्ते जानते हो वो दस्तक नहीं देते। दिल भी बड़ा अजीब है, हार आने वाले के लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। इसके संग चलते हुए इसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ चमकते सितारों ने रोशन होकर इसे मोहब्बत नामी आसमानी तोहफा मिलने पर झलमलाते हुए इसका खैर मकदम गया था। आज ससी अकेली इस मोहब्बत नामी जज्बे का शिकार न थी। वो शहजादा भी इस मोहब्बत नामी बला के तलसम के ज़ेरे असर आ गया था। लोगों की जयमगोइयाँ सुनकर आतिश ने सबसे पहले खुद को संभाला और ससी को छोड़कर 2 कदम पीछे हुआ। ससी अपनी बुरी आंखों को ज़मीन पर जमाए न जाने क्या ढूंढने में सरगर्दान थी, जो इसे मिलकर न दे रहा था। बैठिए सरदार। अमीना के वालिद ने मुड़ा रखा तो आतिफ फिरोज पर जमान हुआ। तब औरतें और लड़कियां आलम इत्शाक से इस खूबरू शहजादे को देखने लगी और आपस में सरगोशियों में इसके पर तबसरे करने लगी। ससी की हालत तो यूँ थी जैसे वो अभी अभी सितम करके हिसार में मुक गई। इसके हाथों कलम से इसकी महसूस कलवन की महक इसके अभी भी अपनी सांसों में महसूस हो रही थी। इसे लगा आज इस लम्हे में इसने अपनी सारी ज़िंदगी जी ली थी। लीजिए सरदार चाय। अमीना के वालिदा ने इसके आगे चाय रखी थी। आतिफ फिरोज ने चाय का गुण भरते हुए एक सरसरी सी नज़र दूर कोने में दुबकी बैठी ससी पर, जिसका बदन अभी भी होले से लरसा हुआ दिखाई दे रहा था। गोरे गालों पे कुछ लम्हात की पहले की कार्रवाई की सुर्खी छाई हुई थी। वो मबहूत रह गए इसके नाजुक अदाओं पे। आज पहले तो कभी इसने ऐसा महसूस नहीं किया था। तो क्या ससी की दुआएं रंग ले आई थी, जो आतिफ फिरोज की मोहब्बत की ऑक्टोपस ने खुद में जकड़ लिया था। चाय पी का शुक्रिया अदा करते हुए जिस शानो अजमत से चलता हुआ आया था, इसी वकार से वापस लौट गया था। आज सारी रात ससी सो ना सकी, इसी के हाल में खोई रही। जबकि दूसरी तरफ आतिफ फिरोज का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना था। वो आंखें बंद करता तो इसकी सुर्खी माय चेहरा दिखाई देता, आंखें खोलता तो इसकी बड़ी बड़ी पूरी भीगी शिकवा करती आंखें दिखाई देती। आज दोपहर में यारम बलोच और चाहत का वलीमा था। ज़रीफ रोज सुबह सवेरे ही शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। रस्म के मुताबिक चाहत के लिए खरीदारी कर चाहत के सोकर उठने से पहले यारम बलोच कमरे से बाहर जा चुकी। ये चाह आग का खाना ससी नाश्ते की ट्रे लेकर इसके कमरे में आई थी। ससी हवेली आई तो शादिया ने इसके हाथ चाहत का नाश्ता भेज दिया था, क्योंकि सरदार यारम ने कहा था कि इसका नाश्ता कुछ देर बाद कमरे में भेज दिया जाए। वाह तुम आ गई, मुझे ना तुम एक बात बतानी। चाहत ने ससी को सामने देखकर पुरजोश अंदाज में कहा, जी क्या बताना था। वो खड़े हुए बोली, आओ ना बैठो तो सही, फिर बताती हूँ। चाहत ने इसका हाथ पकड़ कर इस बिस्तर पर बैठाना चाचा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। सची ने ज़मीन पर बैठ कर, तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं है, चलो उठो यहाँ। चाहत ने ज़मीन पर बैठ देख कर नौगवार से कहा था, अच्छा आप बताएं तो क्या कहना चाहती ना। वो ना आज वलीमा है, मम्मी ने कहा है, और हाँ मेरी और मम्मी की दोस्ती हो गई है। चाहत ने हंस कर कहा, वैसे ये वलीमा क्या होता है, मुझे ये पूछना था। वो तकिया गोद में रख के हैरानी से पूछने लगी। वो ना वलीमे पे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, सब आपको शादी के तोहफे देंगे। ससी को जो पता था इसने बता दिया। फिर चाहत ने सवालिया नज़र से देखते हुए पूछा, आप कपड़े पहना, इन कपड़ों में आपके सरदार आपकी तारीफ़ करेंगे। और क्या, वो मुस्कुरा कर बोली, वो तो मेरी तारीफ़ करते नहीं कभी। चाहत ने याद करने पर हल्के से मुँह फैलाकर, जा आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी तभी तो वो तारीफ़ करेंगे ना। ऐसे कपड़े शायद इन्हें पसंद ना हो तो फिर कैसे कपड़े पसंद होंगे। चाहत ने अपनी नीली आंखों को बढ़ा के पूछा, जैसे सब गाँव की औरतें पहनती हैं घाघरा चोली। इसने अपने तय अंदाज़ा लगाया।
ओ ये तो मुझसे नहीं ना पहना जाएगा, मुझे तो जीन्स पहनने की आदत है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कर्ट और शर्ट, ये भी घाघरे जैसा कुछ है। एक बार पहन का तो देखे ना, इसने मशवरा दिया, मगर मेरे पास तो नहीं है ना ऐसे कपड़े। इसने मुतफक्किल ऐसे में कहा, आप बड़ी सरदारनी जी से कहिएगा वो ला देंगे। अच्छा ठीक है, तुम भी अच्छा सा तैयार होके आना वलीमे पे, मैंने तो काम ही करने हैं ना, क्या फ़ायदा तैयार होने का। वैसे मैं रात को अपनी सहेली मीना की मेहंदी पर खूब तैयार होकर गई थी। जैसे तो फिर मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, क्या मेरे लिए नहीं करोगी? इसने मुंह बसोका कहा, जी ठीक है ज़रूर होगी। चलिए आप नाश्ता कर ले, सरदार से मिलने कुछ लोग आए हैं, मैं ज़रा बाहर काम देख लूँ। ससी कहते हुए बाहर निकल गई। चाहत ने काफ़ी देर यारम के कमरे में आने का इंतजार किया, मगर वो नहीं आया तो वो खुद ही कमरे से बाहर निकल आई। आज तो जरीफ लोज का डर भी नहीं था क्योंकि इनकी सुलह हो चुकी थी, और दूसरा वो इस वक्त हवेली में भी नहीं थी। तभी चाहत बेधड़क और का कमरे से बाहर निकली। वो स्कर्ट और शर्ट में मलबूस थी, आज तो शाल भी नहीं ली थी। इसने देखा यारम नीचे लाउंज में बैठे सोफे पर बैठा और सिगरेट पी रहा था। इसने इसे गौर से देखा। इसने यारम को पहली बार अमेरिका में सिगरेट पीते देखा था, तो वो तब हैरान रह गए थे कि वो कैसे मुंह से गोल गोल धुआं निकाल सकता है। इसने पहले कभी किसी को यूं करते नहीं देखा था। इसने दिल में भी खुद को मुंह से निकाले के ख्वाहिश आ गई। तो बिना सोचे समझे तेज से सीढ़ियाँ फैलांग से नीचे आई थी। अंकल मुझे भी सिगरेट पीना है, वो उर्दू और मगरबी लहजे की मिलावटी अंदाज में बोली थी। 3 साल सरदार यारम जो सफ़ेद खद्दर की शलवार कमीज में मलबूस सर पर अपनी खानदानी दस्तार बांधे पूरे जाहो जलाल समेत हवेली के शाहाना सोफे पर बरजमान था। ज़मीन पर इसके घाव के ज़ायरीन बैठे थे। अपने सरदार की गोद में आकर बैठती 16 साल लड़की जो कि मगरबी तर्ज का लिबास जेबतन किए हुए थी, तब से आकर इसके गोद में बैठते बोली, आई स्वेयर आप जब इसे पीकर जो धुआं उड़ाती है ना, मुझे वो बड़ा कूल लगता है। हाँ अमेरिका में तो इससे पहले कभी इसके फराटे पर तेजबानी इसके सामने शर्मा के आप अंदर जाए, वो बर्फीले तासरात से जाए कहर नज़रों से देखते हुए आया। मगर मेरी बात इसने बोला चाहे बस, इसके फाइट हाड़ कुनी थी। सब नजरें चुकाई सुवाए चाहत के। यार ने हाथ उठाकर इस बोले से रोकर क्लाइव से पकड़कर झटके से अपने गोद से उठाया। मैंने कहा जाए, वो एक एक लफ्ज़ छुपा कर बोला। इसने सरदार यारम की सुरमई आंखों पे लहू छकते देखा तो अपनी सांस से खुश्क होती महसूस हुई। इसने कांच की गुड़िया की चमकती हुई नीली आंखों पर यकलख नमी घुलने लगी। वो नीचे बैठे हुए लोगों पर हफ्की भरी नजर डालते हुए उल्टे कदम लिए वहां से भागते चले गए। इसके जाती सब लोग सरगोशियों में बात करने लगे, अरे ये तो सरदार की नई दुल्हन है ना, तो सरदार को अंकल क्यों कह रही थी। इस सरगोशियों में से एक सरगोशी सरदार यारम के कानों से मफी नहीं रह सकी। तलमाते दांत में कितनी बार इसे मना किया कि अंकल बोलने से, वो मुंह में भड़बड़ाया और तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई चाहत की पुष्ट को देखा, जिस पर सुनहरी बालों की पूरी टेल बाल खा रही थी। एक तो सबके सामने शाल के बगैर आना, दूसरा सबके सामने इसके गोद में बैठा, तीसरा अंकल, और चौथा सबके सामने सिगरेट पीने की फरमाइश कर गोले से तन मन में आग ही लगा गया था। वो अपने गुस्से को काबू न कर सके, इसलिए सबके सामने झपट दिया था। आप सब दोपहर में मैदान खाने में आ जाइए, सरदार यारम बलोच ने स्पार्टक ताल में कहा, तो सभी अपनी जगह छोड़कर बाहर की तरफ भाग गए थे। इससे रवायती दुल्हनों का स्वरूप देकर पोर पोर सिता देगा। खानदानी बारी जेवरात का बोझ उठा इससे दोबर हुआ जा रहा था। दीदा जेब डिज़ाइन की माथा पट्टी, ग्लू बन, झुमके, हाथ में कंगन, चूड़ियाँ समेत अरग से लगाई गई अर्जेंट मेहंदी जो सूकर इसके सफ़ेद बाजों पर अजब झलक दिखा रही थी। सर पर सुर जरताज आंचल चेहरे से शहर से दरबोश के एक बाहर ब्यूटिशियन को साथ ले आई थी, जिसने अपने माहिर हाथों से चाहत के हज़न को मजीद चार चांद लगा दिए थे। सुरह उसी लिबास में मलबूस सुर्ख मेकअप में अपने आदो अच्छा रूप में गजब डाल रही थी। तैयार होने के बाद चाहत ने खुद को कमरे में मौजूद ड्रेसर के शीशे में देखा तो हैरान लगी, ये कैसा सिंगार था इसका कि वो खुद को पहचानने से इनकारी हो गई थी। वो साहकर सी खड़ी थी। अभी कुछ देर पहले ब्यूटिशियन इसे तैयार की कमरे से जा चुकी थी। चाहे ने हैरानगी से अपने गाल को छूकर देखा, वाकई ये मैं हूँ। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खोला था और अंदर आया। चाहत ने पलट कर अंदर आने वालों को देखा। इसका दिल जोरों से धड़कने लगा, इससे जैसे अभी सीने से निकल कर बाहर आ जाएगा। एक ऐसा सांस था जिसे हमने वो खुद कासर थी। अंदर आने वाले ने साकत जाविया निगाह से देखा। इसके पलकें झपकने से इनकारी, वो ठटक गया था इसके मावराई हुस्न को देखकर। इसकी सादगी क्या कम थी जो आज वो कील कांटों से लेस होकर इसके इम्तहान लेने पर तुली हुई थी। इसका मरवरी नाजुक सरापा इसके वभाले जान बांध गया था। यारम बलोच की निगाहों की तपश थी कि इसकी इतनी दूरी पर भी चाहत का अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। चाहत ने अपना आंचल दुरुस्त किया जो शाने से थोड़ा ढक गया था। इसकी हरकत से कमरे में मौजूद खामोश फिजाज में चूड़ियों के खनक से जैसे जलतरंग बज उठा था। मैं नहीं बोलती आपसे, अचानक से वो वाली डांट याद आती। चाहत ने बेरुखी से अपना रुख फेरा तो पाँव में पहनी पायल की जनकार कमरे में जो यारम बलोच के अपने दिल पर पड़ती महसूस हुई। इससे गहरा सांस हवा में उछाल दिया था। इस वक्त इन बातों को भूल जाएं। इससे 2 कदम आगे बढ़ कर कहा, नहीं आप पहले आप ये बताइए आपने मुझे डांटा क्यों था। वो नरूठेपन से आगे बढ़कर इसके सीने पर उंगली रख कर बोली, आइंदा आप कमरे से बाहर निकलते वक्त शाल ओढ़ लेंगी। आपका ये मासूम सा चेहरा सिर्फ मेरे लिए, मैं आपको दुनिया में हर नज़र से दूर रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई और आपको देखे। आपकी नज़र आपकी वफा पे सिर्फ मेरा हक है। यारम बलोच इसके कमर में हार डालकर इसे खींचते हुए अपने हसार में लिए फंसू है इस
अंदाज में बोला था। इसलिए चाहत का साता पैर बगौर जाया जा रही है। इस बार भरपूर सताश ने गाए जमाए चाहत धीमा सा मुस्काए। आपने मेरी तारीफ भी नहीं की, बताया ना मैं कैसी लाग रही हूँ। इसने अपने नीले नैनों को पतलियां फैलाते हुए पूछा, बहुत दिलकश, बिल्कुल अप्सरा। इसने साफ गोई से काम लिया था। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सुकून मिला। वो थोड़ा पीछे खिसक का बोली, आपको पता है ना मैंने पहली बार ऐसी ज्वेलरी देखी और पहनी हुई है। और मैं अपनी सिलाईदार गर्दन में ग्लो बन को देखकर छूकर बोली थी, इसे लग रहा था जैसे इसका सांस रुक जाएगा, इतना हैवी ग्लो बन से। आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? क्या वो मद्दब सी आवाज़ में बोला। नजरें अभी भी इसी के सरापे का तराफ कर रही थी, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ और ये अभी टूट जाएगा। अगर आप चाहें तो ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। हम मिलकर इस ख्वाब को हकीकत का रूप दे सकते हैं। वो इस बार संजीदगी से गया। चाह ने चौंक कर इसे देखा, मगर इसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो जो हमेशा सादा सी रहती थी, आज इसके नाम का हार श्रृंगार किए अपने क़यामत हुस्न से इसके जज्बात को बढ़ा रही थी। वो अपने जज्बात पर काबू पाने में माहिर था। आज भी इसने अपने बहते हुए जज्बात पर काबू पा लिया था। इसके नोहेज़ हुस्न से नजरें चुराते फ्रेश होने वाशरूम की तरफ हट गया था। वो ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर बाहर आए तो चाहत ने ठटक कर इसे इसकी जानिब देखा था। वो रवायती ड्रेस में तैयार हुए बहुत खूबरू लग रहा था। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। चाहत इसे देखकर झट कहा था। इसे यारम की तरह अपने जज्बात का कंट्रोल जो नहीं था। कच्ची उम्र की पहली मोहब्बत यूं ही बचपने वाली करवाती है। बहुत शुक्रिया है, बाहर हम सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यारम रोज अपनी कशादा हथेली की तरफ बढ़ाई। चाहत ने ऐसी से पर अपना हाथ रख दिया था। चाहत के वजूद में सनसनी से दौड़ गई। यारम बलोच ने महसूस किया कि इसके हाथ पसीने से भीगने लगे थे और होले होले रस रहा था। क्या हुआ? इसने चाहत की आंखों में देखकर पूछा। भाई साहब होंगे ना, वो हमें ही देखेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सब हमें देखने आए तो हम ही देखेंगे ना, एंड डोंट वरी, मैं हूँ ना। इसने हल्की सी मुस्कुराहट उछाली थी। चाहत ने इसकी शर्मीली आंखों पर नरमी का तासर देखकर इसको तसल्ली हुई थी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए सीढ़ियों से उतर कर नीचे आए तो सभी ने ख्वाहिशी नजरों से उन्हें देखा था। बड्डी सरदानी जी, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है। किसी औरत की तो सिर्फी आवाज़ सुनकर जरिश फरोश मुस्कुराते हुए चाहत और यारम का सदका उतारा। कितने महीने हो गए इनकी शादी को? बड्डी सरदानी के खानदान वालों में से एक औरत ने पूछा था। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा। वो पलट कर बोली, अच्छा चलो फिर ठीक है। मैं समझी मुंह दिखाई के साथ साथ गोद भराई भी करने वाली हो। एक ही दावत में दो काम निपटाने लगी हो। इसने फीके से मुस्कुराहट लिया, कहा, मैं तुम्हारी तरह कंजूस नहीं यास्मीन। जरीफ फिरोज ने भी मुस्कुराते हुए बदला चुकाया। इसने अगर चुपती हुई बात मीठी छुरी की तरह की थी तो जरीफ फिरोज ने भी मुस्कुराते हुए तंज का तीर फेंका था। सब लोगों ने आकर इन तहाइफ दिए, दुआएं दी। मर्दों के लिए मतदान खाने में खाने का एहतमाम किया गया था। हाथ और आतिश वही सब अमूर संभाले हुए थे। खाने से फरागत पाते ही सब लाउंज में इकट्ठे हो गए कुछ हल्ला गुला करने के लिए, क्योंकि इतने सालों बाद तो इस हवेली में खुशी का माहौल बना था। ओके नाजरीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी। होपफुली जिनको इस नावल का काफ़ी वेट था वो लोग भी आप सेटिस्फाइड होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, नॉवल पसंद है तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।